Good morning, friends. I hope you all are doing well and studying well, and I am also fine. So, in today's video, we would talk about Naxalism, which is a very important topic of internal security section of UPSC. So, इसमें जो से कुछ टॉपिक्स है जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी, आफस्पा डेवलपमेंट, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस एंड बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म. सो ये कुछ टॉपिक्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी के जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, चाहे वो टेररिज्म पे हो गया. अभी कल ही एक आर्टिकल आया था हिंदू में, नो मनी फॉर टेरर, ठीक है, जिसका फोरम इंडिया होस्ट करेगा. तो जैसे टेररिज्म हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का इशू हो गया, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितने भी जो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, इलीगल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, या जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया है उसमें जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म का जो इशू है, इसके बारे में और इसके हाउ इट इवॉल्व विद टाइम एंड हाउ इट इमर्ज, व्हाट इज द फिलोसफी. तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. एंड दिसंबर के बाद में ऑफकोर्स जनवरी से वी वुड बी प्रिपेयरिंग एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रीलिम्स. तो इट्स हाई टाइम कि नवंबर एंड दिसंबर में जो भी जैसे कि सोशल इश्यूज है, इंटरनल सिक्योरिटी है, गवर्नेंस है, इनके जो भी टॉपिक्स है वो हम कर ले. ठीक है, तो आज हम नक्सलिज्म के बारे में जानेंगे कि कब, कहाँ, किस पॉइंट ऑफ टाइम से इसकी शुरुआत हुई, व्हाट इज देयर बेसिक आइडियोलॉजी एंड ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. तो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फाउंड करा गया. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फाउंड करा गया 1925 में कानपुर, उत्तर प्रदेश में. ठीक है, अगर फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो उसमें जो मोस्ट फेमस थे वो थे एम.एन. रॉय. सो 1925 में किसकी फॉर्मेशन हुई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की. इसकी पहले भी हो गई थी लेकिन वो ताशकंद में हुई थी. ठीक है, तो जिस वजह से चूंकि ये इंडियन पार्टी है तो उसका फॉर्मेशन इंडिया में होना जरूरी था. तो उसके बाद में 1925 में दोबारा हुई ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. कानपुर में इसका फॉर्मेशन हुआ 1925 में. ठीक है, उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस पार्टी को बैन कर रखा था बिकॉज ऑफ बिकॉज इसमें जो भी रेबल्स का बेसिकली ये पार्टी थी, तो इसको बैन कर रखा था. ठीक है, 1964 में क्या हुआ, जो सिनो इंडिया वॉर हुआ तो उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में स्प्लिट हो गया बिकॉज एक जो सेक्शन था वो सपोर्ट कर रहा था चाइना को, एंड इस वजह से स्प्लिट हुआ. सीपीआई स्प्लिट हो गई एंड जो लेफ्ट विंग थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. ठीक है, तो इसका जन्म हुआ सीपीआई मार्क्सिस्ट. ठीक है, सो दिस पार्टी ये ना अब ये इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करती है. एंड इसकी प्रेजेंस है वेस्ट बंगाल में, केरला में एंड त्रिपुरा में. तो एज द लीडिंग लेफ्ट पार्टी इज कमिटेड टू बिल्ड अ लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट विच कैन प्रेजेंट अ रियल ऑल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग बुर्जुआजी लैंडलॉर्ड पॉलिसीज. ठीक है, तो बुर्जुआजी का मतलब होता है कैपिटलिस्ट क्लास. फाइन. सो 1967 में क्या हुआ, सीपीआई पार्टिसिपेटेड इन पोल्स एंड फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो 1967 में सीपीआई ने क्या करा, जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया एंड यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के साथ में गठबंधन की सरकार बना ली वेस्ट बंगाल में विद बांग्ला कांग्रेस. जिस वजह से जो जो यंगर सेक्शन था, बेसिकली जो गर्म खून होता है वो तो यंगर सेक्शन का होता है, तो उनको ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. ठीक है, दे थॉट कि ये जो फैक्शन है इस पार्टी का, जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, इन्होंने एक तरीके से धोखा दिया है. ठीक है, तो जो यंगर पीपल थे लेड बाय चारू मजूमदार, उन्होंने सीपीएम जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट थी उसको एक्यूज किया कि दे हैव बिट्रेड एंड बिट्रेड द रेवोल्यूशन बाय पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. ठीक है, तो 1967 में क्या हुआ, ठीक है, नक्सलबारी अपराइजिंग हुआ. तो नक्सलबारी अपराइजिंग में बेसिकली क्या हुआ, तो एक लैंड लॉर्ड था, नहीं एक पेजेंट था. तो व्हेन दैट यंग यूथ जो अपनी लैंड को जो प्लफ कर रहा था, व्हेन ही वाज अटैक्ड बाय गून्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स, तो ट्राइबल्स ने भी रिटेलिएट करा और उन्होंने लैंडलॉर्ड्स की जो लैंड है उनको फोर्सफुली कैप्चर करना शुरू कर दिया. उनके जो बही खाता थे उसको जला दिया. एंड इस तरीके से ये अपराइजिंग की शुरुआत हुई एंड धीरे धीरे फिर ये काफी डिस्ट्रिक्ट्स में फैल गया ये चीज. ठीक है, तो इसमें जो चारू मजूमदार थे उन्होंने भी काफी अहम भूमिका निभाई और उनके साथ में काफी मेंबर्स थे.
तो यू नो तो नक्सलिज्म बेसिकली, तो क्योंकि शुरुआत ये क्या बोलते हैं, नक्सलबारी जो कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले के में एक जगह है जिसका नाम नक्सलबारी है, तो वहाँ से इससे नक्सलबारी अपराइजिंग के बाद में ये चीज़ शुरू हुई, तो इसलिए इसका नाम नक्सलिज्म पड़ गया। ठीक है, सो नक्सलिज्म दस ओरिजिनेटेड एज अ रेबिलियन अगेंस्ट लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड पोवर्टी एट द लोकल ड्यूरिंग at the local level in the rural part of eastern India. So the term Naxal came from the name of the Naxalbari village. Fine. ठीक है, तो अगर हम इनके मतलब इनकी अगर आइडियोलॉजी की बात करें कि किस आइडियोलॉजी पे ये काम करते हैं, तो और फिर 1967 में मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, जो कि मतलब चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, जो कि डेमोक्रेटिकली पोल्स में पार्टिसिपेट करने के जो विरोधी थे, उन्होंने एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का फॉर्मेशन करा। तो जो अब इसमें भी काफी काफी सारे ग्रुप्स में बट गई है ये पार्टी, कोई भी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल नहीं है इसका, ये काफी ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है। तो जो नक्सलाइट्स है आंध्र प्रदेश के, जो मोस्ट एक्टिव ग्रुप जिसको बोलते हैं वो है पीपल्स वॉर ग्रुप, एंड जो बिहार के नक्सलाइट है उनको बोलते हैं माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। ठीक है, तो माओइस्ट वर्ड बेसिकली कहाँ से आया है, तो जो माओ जेडोंग थे वो बेसिकली यू कैन से लाइक फादर ऑफ चाइना। सो माओइज्म इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म डेवलप्ड बाय माओ से टूंग ऑफ चाइना। सो इसमें क्या होता है, इट इज अ डॉक्ट्रिन टू कैप्चर स्टेट पावर थ्रू एन आर्म्ड इंसर्जेंसी एंड मास मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। ठीक है, तो ये होता है। सो माओ जो जैसे कि जो मार्क्सिस्ट थे उन्होंने तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा, बट जो माओइस्ट है वो इलेक्शंस को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं माओ जेडोंग के बारे में। तो माओ जेडोंग जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं चाइना के, जिन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की फॉर्मेशन करी थी। तो ही वॉज अ सन ऑफ प्रॉस्पर पेजेंट एंड ही ब्रॉट लैंड रिफॉर्म अगेंस्ट लैंडलॉर्ड। ठीक है, सो दिसंबर 30, 1967 में एक मीटिंग के दौरान उन्होंने क्या बोला, ठीक है, ये हम देखते हैं क्योंकि इससे हमें इनकी आइडियोलॉजी को समझने का हम बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ही सेड कि इंडिया शुड रिलाई ऑन वर्कर्स फार्मर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उन्होंने क्या कहा कि इंडिया को वर्कर्स फार्मर्स इन पे रिलाई करना चाहिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वी मीन्स द प्रोलेटेरिएट डू नॉट रिलाई ऑन गांधी, नेहरू एंड सो ऑन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि हम जो लोग हैं जो पेजेंट्स हैं, हम ये कोई नेहरू या गांधी पे हम भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, एंड ये उन्होंने ऐसा बोला कि ये लोग हमारी प्रॉब्लम, गांधी नेहरू हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फार्मर्स, वर्कर्स। ठीक है, सो माओ सेड इन मीटिंग विद नक्सल लीडर लेड बाय कानू सान्याल। तो बेसिकली दिस इज हाउ दे वो ऐसे इस तरीके से उनको रोमेंटिसाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं जो भी पेजेंट्स है और रेवोल्यूशनरी जो पेजेंट्स है, रेबेलियन ग्रुप्स है उनको। ठीक है, अब हम ग्रे हुंड्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये न्यूज में भी था। तो बेसिकली ये क्या है, इट इज एन एंटी माओइस्ट फोर्स। क्या है, एंटी माओइस्ट फोर्स है जिसका फॉर्मेशन किया गया है टू कम्बैट ग्रोइंग माओइस्ट थ्रेट इन आंध्र प्रदेश, फॉर्म्ड इन 1989। तो ये जो ग्रे हुंड्स है बेसिकली वेल ट्रेंड है इन गिरिला एंड जंगल वॉरफेयर। सो जो नक्सलाइट्स होते हैं बेसिकली गिरिला वॉरफेयर में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। कभी भी ये फेस टू फेस मैन टू मैन फाइट नहीं करते। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर में काफी जिसे कहते हैं एक्सपर्ट होते हैं। तो जो ग्रे हुंड्स है ये भी क्या है, गुरिल्ला वॉरफेयर में इनमें जो है ये एक्सपर्ट है। एंड इस तरीके से हर जो भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो भी अफेक्टेड स्टेट्स है उनकी अपनी जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है, जैसे कि ग्रे हुंड्स आंध्र प्रदेश रिलेटेड है तो कोबरा जो है, कोबरा बटालियन ऑफ सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ से, ऑक्टोपस एलीट एंटी टेररिज्म यूनिट ऑफ आंध्र प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र का है C60। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये जो माओइस्ट है, ये जो नक्सलाइट्स है, इनकी एम क्या है, इनकी फिलॉसफी क्या है, चाहते क्या हैं आखिरकार ये, और किस चीज के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। ठीक है, तो सीपीआई माओइस्ट देयर एम एंड फिलोसफी। सो बेसिकली ये आर्म्ड इंसर्जेंसी में विश्वास करते हैं टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। ठीक है, दे बिलीव इन वायलेंस में बिलीव करते हैं ये टू कैप्चर पावर। माओइस्ट इंसर्जेंसी डॉक्ट्रिन ग्लोरीफाई वायलेंस एंड बिलीव्स मिलिट्री लाइन टू कैप्चर पावर। सेंट्रल थीम इज वायलेंस। ठीक है, तो इनफैक्ट जो कार्ल मार्क्स थे वो एक ही इज अ जर्मन फिलोसोफर, ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर। सो वो भी एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते थे, बट उनका ये व्यू था कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है अगर उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, हम ऐसा उनकी जो उनका
कैपिटलिस्ट हमारे लिए कुछ करेंगे इसके वेट में नहीं रह सकते, क्योंकि जो पेजेंट्स और वर्कर के पास में खोने के अलावा कुछ भी नहीं है, अपनी चेन्स के अलावा कुछ भी खोने को नहीं है, तो उनको फाइट करना चाहिए। ठीक है, कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि लाइक देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड। ठीक है, तो ही यूज्ड टू से दैट कोई भी चेंज बिना रेवोल्यूशन के नहीं आएगा। तो वो वर्कर्स को वो करते थे कि वर्कर्स को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, उनको रिवोल्यूशन करनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड। ठीक है, क्योंकि और वर्कर्स के पास कुछ खोने को है भी नहीं एक्सेप्ट देयर चेन्स, तो उनको रिवोल्यूशन करनी चाहिए। तो ये भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये भी उसी इन्हीं रेवोल्यूशनरी आइडियाज से क्या बोलते हैं इंस्पायर्ड है। तो ये इंसर्जेंसी में, वायलेंस में, रेवोल्यूशन में बिलीव करते हैं एंड बिलीव मिलिट्री लाइन टू कैप्चर पावर। तो इनका जो सेंट्रल थीम है वो वायलेंस ही है। तो आर्म्ड विंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट हैज बीन क्रिएटेड विद दिस पर्पज इन इंडिया। तो इन्होंने अपनी एक आर्म्ड विंग भी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है, इन्होंने अपनी एक आर्म्ड विंग भी बना रखी है जिसका नाम है लिबरल पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, PLGA। ठीक है, तो इसका एम क्या है? इसका एम है डिस्ट्रॉइंग ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, दैट इज बाय किलिंग पुलिस पर्सोनल्स ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन, वर्कर्स ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एंड आफ्टर गवर्नेंस वैक्यूम दे कोर्स द लोकल पॉपुलेशन टू ज्वाइन द मूवमेंट। सो बेसिकली ये क्या करते हैं, जो भी इंडिया के रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, ठीक है, और गवर्नमेंट्स भी वहां पे नहीं जाती वोट मांगने के लिए, वहां पे लोगों की क्या हालत है किसी को फर्क नहीं पड़ता। एंड वी हम यहाँ पे चार दीवारी के अंदर बैठ के हम ऐसी एलिटिस्ट बातें कर रहे हैं, बट वो लोग जिनके पास ना सोशल मीडिया है, जिनके पास कोई होप नहीं है कि इन फ्यूचर कभी भी उनकी लाइफ में कुछ बेटर चीज होगी, ठीक है, तो ऐसे लोगों वहां पे अगर थोड़ा बहुत ऐसे रिमोट एरियाज में डेवलपमेंट होता है तो ये वहां पे पुलिस पर्सोनल्स को और वहां पे जो डेवलपमेंट के जो कार्य होते हैं, विकास के जो कार्य होते हैं, उनको नहीं होने देते ये। ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो गए, चाहे सरपंच हो गया, तो उनको ये मार देते हैं। ठीक है, ताकि वहां पे गवर्नेंस का वैक्यूम रहे, और जब तक एजुकेशन अगर कई लोगों को नहीं मिल जाती तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, और अगर लोग जितने ज्यादा होपलेस रहेंगे, जितनी कम एजुकेशन रहेगी, जितने कम लोग डेवलप्ड रहेंगे, उतना ही ज्यादा ये अपने आइडियोलॉजी को परपेचुएट कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा ये लोग अपने आइडियोलॉजी को और लोगों को ब्रेन वॉश कर पाएंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट को तो बेसिकली ये आने ही नहीं देते, गवर्नेंस वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं। एंड गुरिल्ला वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो गुरिल्ला वॉरफेयर को हिंदी में बोलते हैं छापामार या लघु युद्ध। ठीक है, तो स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है लघु युद्ध। तो जो शिवाजी महाराज थे, ही इज एज्यूम्ड टू बी द फर्स्ट टू यूज अ गुरिल्ला वॉरफेयर इन इंडिया। तो इस युद्ध पद्धति में छोटी सैन्य टुकड़ियां शत्रु सेना के पीछे से आक्रमण कर व्यापक नुकसान पहुंचाती है। तो बेसिकली उनकी जो मेंटल साइकोलॉजी को भी ये अटैक करते हैं। ठीक है, उनके प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, कभी भी सामने से आकर फाइट नहीं करते, मैन टू मैन छिप कर वॉर करती है और फिर छिप जाती है, वो मतलब अटैक किया एंड छिप गए। ठीक है, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल इनका क्या होता है इस वॉरफेयर का प्रिंसिपल होता है हिट एंड रन, मतलब मारो और भाग जाओ, दे अटैक एंड एस्केप। ठीक है, सो मेनी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिएटेड टू फैसिलिटेट मास मोबिलाइजेशंस इन सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज थ्रू ऑस्टेंसिबल डेमोक्रेटिक मीन्स। तो ऑस्टेंसिबल मतलब जो कि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि डेमोक्रेटिक मीन्स। तो इनका क्या होता है, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली क्या होते हैं वो मैं आगे बताऊंगी आपको। फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो भी ऑफशूट्स होते हैं पेरेंट माओइस्ट पार्टी के, जो कि सेपरेट एग्जिस्टेंस मेंटेन करते हैं टू एस्केप लीगल लायबिलिटी। बेसिकली दिस सैनिटाइज द ब्लड लेटिंग एंड अटेम्प्ट टू मेक द माओइस्ट वर्ल्ड व्यू पैलेटेबल टू अर्बन ऑडियंस एंड द मीडिया। The front organization exists in 20 states of India. These act as mask to cover the violent nature of Communist Party of India Maoist ideology. ठीक है, तो क्या होता है इनका, जैसे कि जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, एलिटिस्ट क्लास के लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास के जो लोग होते हैं, जिनको नॉलेज होती है, ये किसी तरीके से उनसे संपर्क बनाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ठीक है, उनके जार्गन्स का, फैंसी लाइंस का यूज करके उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ऐसा कन्विंस करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो लोग चले जाते हैं और उनको सच में विश्वास हो जाता है कि ये जो लोग कर रहे हैं, इनका जो एम है बेसिकली ये सही चीज के लिए इनका एम है। ठीक है, एंड अब वो इंटेलेक्चुअल क्लास इनके लिए काम करती है, वो एक सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन करती है टू एस्केप द लीगल लायबिलिटी। एंड ऐसी जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो अर्बन एरियाज में इनके रहने का स्थान और इनके लिए जो मनी है, फाइनेंशियल सोर्सेज है, वो इकट्ठा करती है। ठीक है, तो इंडिया के 20 राज्यों में ऐसे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो क्या बोलते हैं प्रोफेसर्स हैं, उनको भी पकड़ लिया जाता है यूएपी एक्ट के तहत। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे
माओइस्ट ने क्या करा, माओइस्ट ने वायलेंस करी, उससे खून निकला, तो ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल पीपल क्या करते हैं, उस ब्लड लेटिंग को सैनिटाइज करते हैं। बेसिकली एक आइडियोलॉजी को अर्बन क्लास, जो कि एलिटिस्ट क्लास है, एजुकेटेड क्लास है, उसके सामने प्रेजेंट करने के लिए देयर शुड बी पीपल जिनके पास थोड़ी नॉलेज हो, ठीक है, ताकि वो उसको प्रेजेंटेबल तो बना सके, ठीक है, अर्बन जो एलिटिस्ट क्लास है उसके सामने। तो उस चीज को पैलेटेबल बनाने के लिए फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस का ब्रेन वॉश करके अपने साथ में लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि ताकि जो अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो एलिटिस्ट क्लास है, इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनको ये अपनी आइडियोलॉजी या अपने सपोर्ट में ले सके, ठीक है, उसलिए। तो बेसिकली इन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या होता है, तो दी रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज, रेजिंग फंड फॉर द इंसर्जेंसी, क्रिएटिंग अर्बन शेल्टर्स फॉर अंडरग्राउंड कैडर्स। तो दे टेक अप इश्यूज लाइक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स, कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेज। आई टोल्ड यू ना, आपने इनफैक्ट कहीं पे मतलब न्यूज चैनल्स पे भी ये वीडियोस देखी होगी, जहाँ पे ये मतलब इमोशनली मतलब जो मास होता है, यू नो, उसको इमोशनली उनके सामने ऐसे फैक्ट्स को दिखाया जाता है, इस तरीके से एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि इनफैक्ट एजुकेटेड क्लास को भी ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार, ये सच में इनके साथ गलत हो रहा है एंड ये सच में राइट के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ सो ये जो माविस्ट होते हैं, नक्सलाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, दे किल सिविलियंस हु डू नॉट सब्सक्राइब टू देयर आइडियोलॉजी इन एरियाज अंडर देयर डोमिनेशन, एंड उनको क्या बोलते हैं, पुलिस इन्फॉर्मर्स बोलते हैं। तो जो भी लोग इनके बारे में आपने देखा होगा कि बहुत फैमिलीज को जो नक्सलाइट्स है घर में घुस कर मार देते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज को। तो जो भी पुलिस को कोई इन्फॉर्म करता है, एक तरीके से ये क्या कहते हैं ना, अपना डर और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, एक खौफ फैला देते हैं उस एरिया में, ठीक है, कि कोई भी इनके खिलाफ तो ऑफकोर्स जाएगा ही नहीं। कहाँ सरकार बैठी है दिल्ली में, वहाँ गांव में थोड़ी आएगी बचाने, तब तक मर लिए टपक लिए, फिर उसके बाद में कोई कुछ भी करता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो they kill civilians who do not subscribe to their ideology in areas under their domination and are branded as police informers. So Maoists wish to keep the population in their stronghold cut off from the mainstream. जो मेन जो पॉपुलेशन है, मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन, मुख्य धारा से ये उनको अलग ही रखना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट ना है, स्कूल्स ना है, उनके बच्चे कभी एजुकेशन ना ले पाए अच्छे से, क्योंकि एजुकेशन के साथ में आता है रीजन, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द थिंग्स अराउंड यू। आपको हर चीज के लिए लॉजिक चाहिए, और जहां पे लॉजिक आ गया तो फिर अपनी आइडियोलॉजी कैसे परपेचुएट करेंगे। तो उसके लिए चाहिए कि जो इलिटरेसी है वो मेंटेन रहे, डेवलपमेंट ना आए, मुख्य धारा से ये हमेशा आइसोलेट ही रहे, ठीक है। सो फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मिल्यू, एजुकेशन प्रमोट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड ऑल्सो इक्विप चिल्ड्रन विद अदर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड. These are potential threat to their existence. They want to keep the population isolated from mainstream India by destroying infrastructure. ठीक है, तो बाय डिस्ट्रॉइंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये है। अब अगर हम डेटा की बात करें कि बीते गए सालों में कितने सिविलियंस की डेथ हुई है ये नक्सलाइट एक्टिविटीज की वजह से, तो 2004 में 466, देन 2010 में 720, 2011 में 469। सो जो ये इंडिया की होम मिनिस्टर की जो होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उस पर ये पीडीएफ अवेलेबल है, जहाँ पे आपको ईयर बाय ईयर के बेसिस पे डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो 2010 720, 2011 469, 12 में 301, 15 में 171 एंड 2021 में 97 सिविलियंस वर किल्ड, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन सी द डिक्लाइन, ठीक है, तो डिक्लाइन आ रहा है विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म टारगेट स्कूल, बिल्डिंग्स, रोड, रेलवेज, ब्रिज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज. सो दे विश टू कीप द पॉपुलेशन इन देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस marginalized to perpetuate their outdated and failed ideology. Civil society and the media, ठीक है। तो जो सिविल सोसाइटी है एंड मीडिया है, अगर हम इसके वे फॉरवर्ड की और इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये बहुत जरूरी है कि जो सिविल सोसाइटी एंड मीडिया है वो प्रेशर बनाए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे, टू एश्यू वायलेंस, जॉइन द मेन स्ट्रीम एंड रिकॉग्नाइज द फैक्ट that political dynamics and aspiration of 21st century India are far removed from the Maoist worldview. An ideology based on violence and annihilation is doomed to fail in a democracy which offers legitimate forms of grievance redressal. ठीक है, हालांकि इंडिया में जस्टिस मिलने में तो काफी देरी होती है, फिर भी ऐसे वायलेंस का कोई फ्यूचर नहीं है इंडिया में, ठीक है। अभी वो टाइम तो है ही नहीं, ठीक है। अभी काफी टेक्नोलॉजी में और हर तरीके से काफी डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको अपने ग्रीवेंसेस रखने का ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इंडिया में है, ठीक है। बाकी अगर हम बाकी कंट्रीज में देखें शायद इतनी फ्रीडम नहीं है जितनी इंडिया में है, ठीक है। तो वहां पे वायलेंस और एनिहिलेशन किसी भी से आप किसी भी एम को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स दीज वर्ड्स वी कैन नॉट यूज
ठीक है, तो ये मैंने भी इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही लिया है. सो यू कैन रीड दिस स्टेटमेंट ट्वाइस और थ्राइस सो दैट दिस वोकैबुलरी गेट फिट इनटू योर माइंड एंड यू जस्ट वॉमिट आउट इन द एग्जाम. फाइन. तो अगर हम गवर्नमेंट अप्रोच की बात करें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी है, तो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर बीइंग स्टेट सब्जेक्ट, एक्शंस ऑन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर आर टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट. तो जो लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, वो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर वो स्टेट सब्जेक्ट है. तो ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर पे जो एक्शंस है वो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में इन सेवरल वेज, लाइक बाय प्रोवाइडिंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, sanctions of Indian Reserve battalions, setting up of counter-insurgency and anti-terrorism schools, assistance in training of state police through Ministry of Defence. Central government basically enhance the capacity of state government to tackle the Maoist menace in a concerted manner. Fine. तो अब एक स्कीम है, ठीक है, एक अम्ब्रेला स्कीम है. उस स्कीम का नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स. और इस स्कीम के अंडर काफी सारी स्कीम्स है, ठीक है. तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस के अंडर काफी सारी स्कीम है, जिसमें फर्स्ट है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम. सो इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग एंड ऑपरेशनल जो नीड्स है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो पूरी करी जाएगी. और जो भी फैमिलीज है जिन सिविलियंस के या सिक्योरिटी फोर्सेस के जिन्होंने अपना मतलब किसी की उनकी फैमिली में इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की वजह से डेथ हो गई है, या कोई सिक्योरिटी फोर्सेज में है, किसी ऑपरेशन के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उनको कंपेंसेशन पेमेंट्स दी जाएगी, ठीक है. अगर स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर मोस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, तो फिल क्रिटिकल गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, special infrastructure scheme, funds are provided to states for strengthening the infrastructure related to security, assistance to central agencies for left wing extremism facility. So assistance is provided to central agencies like CAPF, Indian Air Force, for strengthening the infrastructure and hiring charges for helicopter. Civic action program bridge the gap between security forces and local people through personal interaction and bring the human face of security forces in front of the people. ठीक है, तो जो पर्सनल इंटरेक्शन है दैट इज रिक्वायर्ड क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ी उम्मीद दिखनी चाहिए कि देयर इज समवन फॉर अस, ठीक है. नहीं तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, ठीक है. आपको किसी से तो उम्मीद होनी चाहिए ना कि वो पर्सन या हमारी गवर्नमेंट है वो हमको बचा लेगी. नहीं तो ये बातें इट लुक्स गुड ऑन पेपर, ठीक है. अगर उसका एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे ना हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है. मीडिया प्लान अंडर द स्कीम एक्टिविटीज लाइक ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय NYKS, रेडियो जिंगल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, पैम्फलेट्स आर बीइंग कंडक्टेड. सो ₹7.13 crore हैव बीन रिलीज्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022. सो दीज वर सम स्कीम्स जहाँ पे चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेनिंग की बात हो या कंपेंसेशन पेमेंट कंपेंसेशन की बात हो, ठीक है, या डेवलपमेंट की बात हो, तो ऐसी ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी गई है, ठीक है. एंड 2015 में नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान भी इंट्रोड्यूस करा गया था. जीरो टॉलरेंस टूवर्ड वायलेंस कपल्ड विद अ बिग पुश टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज सो दैट बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट रीच द पुअर एंड वल्नरेबल इन द अफेक्टिव एरियाज, ठीक है. तो ये है इसमें. एंड अगर हम नक्सल अफेक्टेड रीजन की बात करें तो जो सेंट्रल और जो ईस्टर्न रीजन है जैसे कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें जो और महाराष्ट्र भी इनफैक्ट इनमें जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो ज्यादा उसमें है. छत्तीसगढ़ इज अ वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट, ठीक है. तो yes, the states of Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, MP, Kerala are considered left-wing extremism affected, although in varying degrees. So yes, this was the information. So if you like my video, then do like, share, comment and subscribe, and also share this information with your friends, and do tell me in the comment section if you like my video. And yes, take care, bye bye, see you soon in the next video.